जय हिंद जी। आप लोग कैसे हैं? हम आप आपके लिए आज लाए हैं अर्थव्यवस्था। ठीक, हम आपको इतिहास का एक चैप्टर पूरा समाप्त कर दिए हैं, आप लोग देख लिए होंगे। हम आज लाए हैं आपके लिए अर्थव्यवस्था। ठीक, तो चलिए ये आपका अर्थव्यवस्था शुरू करते हैं। और यहाँ से आपके इस इस मतलब चैप्टर से 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक सब्जेक्टिव रहता है। ठीक, तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत यहाँ से पूछा जाता है। मैं झुक जाऊं तो मेरा मामला हल हो जाएगा, इससे मेरा किरदार का कत्ल हो जाएगा। ठीक, आप लोग को झुकना नहीं है। ये तो आप लोग छात्र है, याद है कि आपको खूब पढ़ना है, खूब लिखना और बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। तो झुकिएगा मत। आइए हम आपकी क्लास का चालू करते हैं। तो क्या है अर्थव्यवस्था? ठीक, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक आर्थिक क्रियाओं को संपादित होता है। यह आर्थिक क्रिया है। ठीक, जैसे व्यापार, उद्योग, बीमा, परिवहन और संचार। आप लोग अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक, तो रुकिए हम आपको बताते हैं। देखिए, ये आपका अर्थव्यवस्था। ठीक, ये अर्थव्यवस्था जो है, ये इसका संधि विच्छेद करें तो अर्थ प्लस व्यवस्था, व्यवस्था अर्थव्यवस्था होता है। अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ यानी धन, धन होता है। व्यवस्था यानी प्रबंधन, प्रबंधन। ठीक, अर्थव्यवस्था यानी कि धन का प्रबंधन करना क्या कहलाता है? या इंतजाम, अर्थ व्यवस्था। देखिए, अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था कहाँ से लिया गया है? अर्थशास्त्र से। अर्थव्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो अर्थशास्त्र से अर्थव्यवस्था लिया गया है। अर्थव्यवस्था, इसका अगर हम अर्थव्यवस्था का संधि करेंगे तो अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ यानी होता है धन, व्यवस्था यानी प्रबंधन या इंतजाम करना, इंतजाम करना। ठीक, तो यही कह रहा है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है जिसके विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को संपादित किया जाता है, जैसे व्यापार, उद्योग, बीमा और परिवहन। देखिए, अर्थव्यवस्था है, हम अपना आजीविका चलाने के लिए कुछ तो कुछ करते हैं। ठीक, जैसे में उत्पादन करना, संचार, परिवहन, ये सब किस में आएगा? बीमा करना अर्थव्यवस्था में और आएगा। अर्थव्यवस्था किसी देखते हैं किसी देश का, आप लोग कोई कहता है किसी देश का अर्थव्यवस्था कैसा है, यानी कि वहाँ के लोगों का काम काज कैसा है, सब अर्थव्यवस्था आता है। यानी कि उसका आजीविका कैसी चल रही है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था किसी व्यक्ति का आजीविका के भी बारे में बताता है, यानी कि उसका उत्पादन कैसा है, परिवहन से संचार कैसे है, ये अर्थव्यवस्था पूरे देश का भी बताता है। ठीक, तो अब चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था के संचार के आधार पर, संचार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, कितने भागों में? 3। तो पहला प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। ठीक, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय अर्थव्यवस्था के संचार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 3। कौन कौन? प्राथमिक, प्राथमिक, द्वितीय, द्वितीय और तृतीय, तृतीय। ठीक है, अब प्राथमिक में कौन आएगा? प्राथमिक में कृषि, पशुपालन और मछली पालन। इसमें पालन वालन आता है, जैसे कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, वन, ये सब आता है। ठीक, और द्वितीय में आएगा कौन? द्वितीय में, तो द्वितीय में आएगा उद्योग, गैस, बिजली, कुटीर। इसमें उद्योग और कुटीर, लघु उद्योग सब आता है, कारखाना। और तृतीय में आपका क्या आता है? तो सेवा आता है। इसमें सेवा,
सेवा प्रदान होता है, या प्रदान छोड़ दीजिए, यहाँ पे सेवा आता है। अब सेवा में क्या, सेवा में क्या, तो जैसे में बैंकिंग सेवा, आप लोग देखते हैं बैंकिंग सेवा, बैंकिंग बैंकिंग सेवा, जैसे में शिक्षा सेवा, शिक्षा सेवा, डाकिया, ये जितना आप लोग का सेवा मिलता है वो सभी क्या आता है, से तृतीय क्षेत्र में आता है। आगे आप लोग को इस सेवा क्षेत्र के बारे में मालूम पढ़ाया जाएगा, तो अभी इस विषय में आप लोग को यही जानना है। तो आइए हम रिपीट कर देते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यह आजीविका है। ठीक, अर्थव्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया संपादित किया जाता है। ठीक, जैसे व्यापार, उद्योग, बीमा और परिवहन। आप लोग बता दें, अर्थ, अर्थ यानी होता है धन, और व्यापार व्यवस्था यानी होता है प्रबंधन या इंतजाम। ठीक, अर्थव्यवस्था संचार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय होता है। प्राथमिक में क्या होता है, कृषि पालन और मछली पालन, और द्वितीय में क्या आता है, उद्योग, गैस, बिजली का, और तृतीय में सेवा, शिक्षा और बैंकिंग, बैंकिंग और शिक्षा, डाकिया आता है। ठीक, यानी कि कोई भी सेवा दिया जा रहा है वो आता है। हाँ, तो अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। पिछले में जाने हम क्या, अर्थव्यवस्था के संचार के आधार पर बांटा गया था। ठीक, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था के कुल 3 प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, देखिए हम आपके लिए इंग्लिश भी लाए हुए हैं। पहला क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा क्या है, सॉरी, पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। ठीक, तीसरा क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। ओके, तो हम जानेंगे पहला पहला जानेंगे क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी। अर्थव्यवस्था के संचार के आधार पर कितना बांटा गया है, 3। कौन, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक, तो इंग्लिश में क्या है, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। ठीक, पहले का जानेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स। ठीक, वैसे अर्थव्यवस्था जिस पर किसी खास निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। देखिए बहुत सा सिंपल भाषा में है, वैसे अर्थव्यवस्था किसी खास व्यक्ति का, यानी कि किसी खास व्यक्ति या निजी व्यक्ति का अधिकार हो उसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये कहाँ देखने को मिलता है, अमेरिका में, जापान में और ऑस्ट्रेलिया में। जानते हो अमेरिका और जापान को। ठीक, अब कौन सा है दूसरा का, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, वैसे अर्थव्यवस्था जिस पर सरकार का अधिकार हो। ठीक, वैसे अर्थव्यवस्था, ठीक, इकोनॉमिक्स जिस पर उत्पादन और साधनों पर सरकार का अधिकार होता हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे चीन और कोरिया। ठीक, तो आप अब जानेंगे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए हम जब आप लोग पढ़ा रहे हैं तो कॉपी लेकर उसी लगले लिख लीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए जो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो आपका पूछता है एग्जाम में, इस साल पूछा हुआ था। ठीक, तो हम आपको लिखवा देते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, अब पूछता भी है, ये 5 नंबर में पूछेगा तो तीनों 5 नंबर में। ओके, लिख लीजिएगा, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी। अब हम लोग मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं।
तो दूसरा आपका क्या है, मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, इसको इकोनो मिक्स्ड, मिक्स्ड क्या है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी। ठीक, वैसे अर्थव्यवस्था, वैसे अर्थव्यवस्था जहां पूंजीवादी और समाजवादी, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का अधिकार हो, यानी किसी खास व्यक्ति का भी अधिकार हो, ठीक, और सरकार का भी अधिकार हो। यानी कि आप लोग देखते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है कि सरकारी भी स्कूल है, ठीक, और प्राइवेट भी स्कूल है, यानी किसी खास व्यक्ति का भी है और सरकारी भी है। आप लोग ये भी देखते हैं जैसे कहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल किसी खास व्यक्ति का भी है और सरकारी भी है। तो लिखिए वैसा, वैसा अर्थ, अर्थ, अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था जिस पर, जिस पर समाजवादी, समाजवादी और पूंजीवादी, पूंजीवादी दोनों, दोनों हो, उसे, उसे क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। आप लोग का हम अंग्रेजी भी बता दे रहे हैं, देख लीजिए, ठीक, हिंदी के साथ साथ। इसके अंग्रेजी भी लिखिएगा ना तो एग्जामिनर देखकर खुश हो जाएगा, कहेगा कि नए लड़का पढ़ा है। ठीक, वैसे अर्थव्यवस्था जिसे समाजवादी और पूंजीवादी दोनों आते होंगे उन्हें मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन, पाकिस्तान और भारत आ जाएगा, क्योंकि आप लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत और पाकिस्तान है, ठीक, जैसे में आप लोग सरकारी भी है और कुछ प्राइवेट भी है। ओके, तो आप लोग यह याद रखिएगा, भारत में कैसा व्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। देखिए अब हम जानेंगे सतत विकास क्या है। क्या, सतत विकास क्या है। सतत यानी होता है आपका लगातार। यह कह रहा है कि साधनों को हम लोग सोच समझ कर उपयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी लाभ मिले। सतत विकास, सतत विकास, सतत यानी होता है लगातार, विकास, विकास का वह प्रक्रिया जिसमें साधनों को सोच समझ कर उपयोग किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी लाभ मिले, इसे सतत विकास कहा जाता है। विकास का वह प्रक्रिया जो साधनों का सोच समझ कर प्रयोग किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी लाभ मिले। ये आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक, ऑब्जेक्टिव है। ये जान गए होंगे कि सतत यानी होता है लगातार, जिस साधनों का हम लोग सोच समझ कर उपयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी लाभ मिले। ठीक, वो जब देखिए जब आप खाना वाना एक चीज खाते हैं तो कहते हैं कि तनी कम ही खाना या थोड़ा ही इस्तेमाल करना, हमारे लायक भी रखना, यानी कि आप क्या करें, आप साधनों का जो साधन है उसको बचा कर रख रहे हैं कि कोई आएगा तो उसको खा कर जाएगा। ठीक, ये है भारत योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को प्रयास को किया गया था। ठीक, इसका नाम बदलकर अब नीति आयोग रख दिया, याद रहेगा इसका नाम क्या बदल कर रख दिया था, नीति आयोग रख दिया गया है। यानी कि जो आपका आपका भारत योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक, गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 को। अब जो ये योजना योजना आयोग से इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। क्या, नीति आयोग, नीति आयोग रख दिया गया है, याद रखिएगा।
योजना आयोग से इसका नाम बदल के क्या नीति आयोग रख दिया गया था। इसका गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। ठीक। एक और, भारत भारत में कैसा कैसा अर्थव्यवस्था है, यानी कि इकोनॉमी, कैसा इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था कैसा है? तो आपका कैसा है? मिश्रित। कैसा है? मिश्रित। ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। ठीक। इस से एक और पूछ देगा, सेवा क्षेत्र सेवा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कौन क्षेत्र है? तो ये तृतीय है। ठीक, तृतीय है, याद रखिएगा। रिवाइज भी करवाते चल रहा हूँ कि आप लोग इसमें के बाद थोड़ा सा पढ़े तो याद हो जाए। अब हम आगे चलते हैं। ओके, देखिए आर्थिक नियोजन क्या है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? आर्थिक नियोजन। देखिए आर्थिक क्या नहीं होता है? द नियोजन होता है प्लानिंग। प्लानिंग यानी कि खर्च करना, यानी कि मान लीजिए आपके पिताजी 100 रुपया दिए हैं। ठीक, उसको इसको खर्च तो करना है ना कहीं। ठीक, तो कहाँ करेंगे? 20 रुपया का चीनी लेंगे, 20 रुपया के नमक लेंगे, ऐसे कर सब क्या करेंगे? खत्म कर, यानी कि धनों का क्या करना? पूर्ति करना, यानी कि खर्च करना, प्लानिंग करना। ठीक, तो यही है आर्थिक नियोजन। आइए देखिए, आर्थिक नियोजन आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। भारत में यह कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद एवं नीति आयोग के मध्य किया जाता है। ठीक, तो देखिए आप जानिए ये क्या है? आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विकासात्मक क्रियाओं का प्रयोग करना। यानी कि आप लोग देखते हैं कि देश में बहुत सारा पैसा है। ठीक, देश में पैसा बहुत है तो इनका भी कहीं तो कहीं खर्च किया जाएगा ना। यानी कि इसका जो देश का धन है वो देश के विकास के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ये यही कह रहा है कि राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार जो संसाधन है वो देश को विकास करने में उपयोग किया जाएगा। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो पैसा क्या होगा? जो हम लोग से टैक्स लेकर जो पैसा वसूला जा रहा है वो क्या किया जाएगा? कहीं तो कहीं विकास में लगाया जाएगा। ये बहुत आप लोग देखते हैं कि जो रोड बनता है, नल बनता है, वो किसके पैसे से बनता है? हमारे पैसे से बनते हैं। और वो पैसा हम लोग किसको? टैक्स में देते हैं। तो वही पैसा क्या ले रहते हैं कौन? यानी कि जब इनकम टैक्स वाला होते हैं वही पैसा देंगे हमारे देश के विकास के लिए। ठीक, तो आप लोग देखते हैं कि आपका रोड बनता है तो जितना रोड बनता है उसका सब नाप उप कर जाता है और आता है गिन गुथ के। वैसे गिन गुथ के नहीं आता है। मान लीजिए कि आपको कितना भी रोड लंबा चौड़ा बनाना है तो 8 करोड़ 8 लाख 9 लाख रुपया आता है। वो तो कहीं अब अगर आपको विधायक को मिला 8-9 लाख रुपया तो कहीं वो खर्च करेंगे ही। ठीक, तो रोड बनवाने पर खर्च करते हैं। और विधायक जी को जब रोड मिलवाने को खर्च करने के लिए, तो वो जरूरी नहीं है कि रोडे बनवा कर खर्च करेंगे, कुछ तो अपने लिए खत्म करते हैं। और बिहार का तो आधा विधायक तो अपने पर खर्च करता है। भले रोड कैसा भी रोड 1-2 साल में टूट जाए उससे कोई बात नहीं, 5 साल गारंटी रोड का रहता है, मगर 5 साल के बाद 6 साल टूट जाए या बाहर में जाए कोई मतलब नहीं। भले रोड पर सीमेंट बालू मटेरियल सब गिरा हुआ होगा, बारिश आकर दह जाएगा, खत्म। ये सब देखा जाता है आर्थिक नियोजन। इसके खिलाफ हम लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो आर्थिक नियोजन क्या है? देश के संसाधनों या धनों का उपयोग कहाँ? देश के विकास के लिए किया जाता है। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव है आपका, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त
1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952। ठीक, 15 मार्च 1950। कौन है 15 मार्च 1950? कमेंट में बताइए कि क्या हुआ था 15 मार्च 1950 को। बताए हैं नीति आयोग या योजना आयोग का गठन। ठीक, अब चलते हैं हम अगले स्लाइड में आपके। हाँ, तो अब जानेंगे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर लिखिए। ये पूछ देगा या राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं या प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो यही लिखिएगा। ठीक, तो पहला है प्रति राष्ट्रीय आय। ठीक, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? नेशनल इनकम। किसी वेग की एक वस्तु यहाँ से एक वर्ष के कुल उत्पादन एवं सेवा वस्तु मौद्रिक मूल्य को योग्य राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आप लोग अभी समझ में नहीं आया होगा। ठीक, हम आपको बताते हैं राष्ट्रीय आय क्या कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष, ठीक, एक वित्तीय वर्ष किसी देश के कुल उत्पादन सेवा और मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है, यानी कि नेशनल इनकम कहा जाता है। एक वर्ष, ठीक, एक वित्तीय वर्ष किसी देश के सेवा उत्पाद और मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आशा करते हैं प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम। ठीक, राष्ट्रीय आय देश के कुल जनसंख्या, ठीक, राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वह प्रति व्यक्ति आय होता है। ये औसत से निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या। ठीक, राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या को ही क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। कह देंगे कि राष्ट्रीय आय, देखिए राष्ट्रीय आय जितना हमारा आय है वो राष्ट्रीय है, और हमारी जितना कुल जनसंख्या है ये भागफल जब भाग देंगे तब जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। ठीक, तो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय को फिर एक बार समझा दे रहे हैं कि एक वित्तीय वर्ष किसी देश के वस्तु मौद्रिक मूल्य, ठीक, और सेवा, जो सेवा क्या है हम बता ही चुके हैं। वस्तु मुद्रिक और उत्पादन का एक गठन किया जाता है, यानी कि सब कितना उत्पादन एक वर्ष के अंदर कितना क्या हुआ है उसको ही राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय और जनसंख्या पर कुल जनसंख्या पर भाग दिया जाता है, यही क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। ओके, अब देखिए ये जो राष्ट्रीय आय है इसमें देखिए जिस मतलब देश का अगर राष्ट्रीय आय अधिक है वो विकसित और जिसका कम है वो अविकसित। लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है जिस देश का जो राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो क्या कहलाता है? विकसित, और जिसका कम है उसको अविकसित। अगर हम बोल दें कि बताइए प्रति व्यक्ति आय के मामला में, ठीक, कौन सा राज्य आगे है भारत का? तो वह है गोवा। और बिहार का कौन सा जिला है? तो वो है पटना। और किसका कम है? शिवहर का। ठीक, प्रति व्यक्ति आय भारत के किस राज्य का अधिक है? तो बोलेंगे गोवा। बिहार का किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? पटना। किसका कम है? शिवहर। ठीक, ये याद रखिएगा, जिसका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिक होगा उसका विकसित और जिसका कम होगा वो अविकसित। ठीक, हाँ, तो बस अभी आपका लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर खत्म ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। अगर हमको एक बच जाएगा जो आपका बहुत बड़ा है, विकास
पिछड़ेपन के क्या कारण है। ठीक, ये हम आपको अलग वीडियो बनाकर बेहतरीन ढंग से बताएंगे, क्योंकि वो 5 नंबर का पूछता है। देखिए, हम उस दिन आपको नहीं बता सके कि क्या क्या पूछा है। ये देखिए, आप लोग का अगर दिख रहा होगा, ठीक, हम साइंस में बताए थे। ठीक, बायोलॉजी में मेरा 2 को पूछा था। ठीक, एक 5 नंबर है, एक 2 नंबर है। प्रकाश संश्लेषण बताए थे, ये आप लोग दिख रहे होंगे, नजदीक लाए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है, रासायनिक समीकरण द्वारा बताए थे। या आहार श्रृंखला, ये पूछा गया है जो हम बताए थे, और हम बहुत कम ही वीडियो दिए थे। ये ना कि हम खूब वीडियो यूट्यूब पर धर धर वीडियो दे रहे हैं, नहीं, बहुत कम ही वीडियो दिए थे और हम में से पूछा गया है। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोग अगर बढ़िया से इस चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया से शेयर कीजिएगा, तो हम आप लोग पर उतना प्रेशर नहीं देते हैं जो बहुत यूट्यूबर देते हैं। हम आप लोगों को कम ही वीडियोज में वैसे क्वालिटी दे देंगे ना, जो सीधे आपका एग्जाम में लट जाएगा। आप लोग बढ़िया से बढ़िया अंक लाइएगा। ठीक, ये जो भी लिखवाए हैं पूछा गया है और पूछेगा, याद रखिएगा। और हम आप लोग पर दबाव नहीं दे रहे हैं। आप लोग देखिएगा, सप्ताह में 1 से 2 बार ही मेरा वीडियो अपलोड होगा। ठीक, और वही दे रहे हैं जो पूछा जाएगा, और निश्चित पूछा गया है। इसमें पूछा गया और पूछा जाएगा। इतिहास में भी 1848 के क्रांति लिखवाए थे, वो भी पूछा गया था। नेपोलियन मेटरनिक युग में लिखवाए थे, वो सेंट्रल एग्जाम में पूछ दिया गया था। तो हम ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, अभी यूट्यूब पर से अपना बहुत वीडियो भी डिलीट कर दिया है, मगर ये वाला वीडियो है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक, क्या है मानव विकास रिपोर्ट? क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव रिपोर्ट विभिन्न देशों के तुलना में वह लोगों शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य स्थिति प्रति व्यक्ति आधार पर करती है। तो देखिए, ये क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक, द्वारा प्रकाशित मानव रिपोर्ट, ये कह रहा है एक दूसरे देशों के साथ तुलना किया जाता है कि कौन देश आगे है, कौन देश पीछे, कौन देश गरीब है, कौन देश अमीर है, इसके द्वारा। ठीक, तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास ये कार्यक्रम लागू करता है। ठीक, कौन देश गरीब है, कौन देश अमीर है, वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है, कितने वो पढ़े लिखे हैं, वहाँ के लोग कितने स्वस्थ हैं। ठीक, तो ये है मानव विकास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव रिपोर्ट विभिन्न देशों के तुलना वहाँ के लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति का प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ठीक, अब नरेगा, इसको हम लोग मनरेगा भी कहते हैं। नरेगा से आप क्या समझते हैं? ठीक, मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ठीक, गारंटी अधिनियम है। यह 2005 में लागू किया गया था। ठीक, इस योजना के तहत ग्रामीण मजदूरों को साल में 100 दिनों तक रोजगार प्रदान किया जाता है। देखिए, 100 दिनों तक, साल में 100 दिनों तक रोजगार दिया जाता है। किसके तहत? तो मनरेगा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के तहत। ठीक, आशा करते हैं ये पूरा आपको समझ में आया होगा। पूरा वीडियो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा बन जाएगा। ठीक, हम आपको अलग से बिहार का पिछड़ेपन के बारे में लिखवा देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक, और इसी वीडियो से अभी हम बताएं पूछा जाएगा। ठीक, तो आप लोग को हम उतना प्रेशर नहीं देंगे और धीरे धीरे कर आपका पूरा हम सिलेबस भी कंप्लीट कर देंगे। आप लोग जो लिखवाया जा रहा है उसको समझिए, पढ़िए। एक बार वीडियो देखकर समझ में नहीं आ रहा है, दूसरी बार देखिए, क्योंकि ये आप लोग का यूट्यूब पर पूरा अपलोडेड होते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं।